कश्मीर सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, ये एक दर्पण है। इट्स अ मिरर। हम इसमें देखते हैं तो किसी को जन्नत दिखाई देती है, किसी को कॉन्फ्लिक्ट। पर आईना, मिरर, वो तो वही करता है जो हम उसे करवाते हैं। वो सिर्फ हमारी आज की छवि को दर्शाता है। लेकिन क्या हो अगर आज हम इस आज की धूल को किसी आईने से साफ कर दें? क्या हो अगर हम वक्त, टाइम के पर्दे को हटाएं? हम इतिहास को ढूंढने नहीं निकले हैं। हिस्ट्री तो फैक्ट्स का कलेक्शन है, राजा रानियां, लड़ाई, साल, वक्त। हम कश्मीर को ढूंढने निकले हैं, उस आइडिया को जिसने 1300 साल तक नॉलेज और फिलॉसफी का एपिसेंटर बनकर पूरी दुनिया को रोशन किया। ये कहानी सिर्फ कश्मीर की नहीं, ये कहानी है शारदा पीठ की, द सीट ऑफ कॉन्शियसनेस की। पहली सदी। कश्मीर क्या है? ये एक ज्योग्राफिकल बोल है, पहाड़ों से घिरा हुआ, आइसोलेटेड भी और कनेक्टेड भी। ये आइसोलेशन जरूरी था, जैसे एक वूम का आइसोलेशन। ये एक नई लाइफ को ओरिजिनेट करने के लिए बहुत जरूरी था। कश्मीर उस वक्त के लिए दुनिया के आइडियाज का वही वूम था। कुशान एम्पायर ने पॉलिटिकल बाउंड्रीज को मिटा दिया। इंडिया, सेंट्रल एशिया, चाइना सब एक सिस्टम का हिस्सा थे, मगर कश्मीर सिस्टम का दिमाग बन रहा था। ये सिर्फ रास्तों का क्रॉस रोड नहीं था, ये इंसानी सोच यानी ह्यूमन थॉट का क्रॉस रोड था। बुद्धिज्म जो इंडिया में पैदा हुआ वो कश्मीर आकर रिफाइन हुआ। महायाना का दर्शन यहाँ के विहारों यानी मॉनेस्ट्रीज में शेप ले रहा था। नागार्जुना का नाम कश्मीर से जुड़ता है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्का के वक्त कश्मीर में होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत ही इंटेलेक्चुअल था। यहाँ डिबेट्स होती थी, यहाँ शास्त्रार्थ यानी स्कॉलरली डिबेट की परंपरा थी। यहाँ संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं थी, वो एक कॉन्शियसनेस को एक्सप्रेस करने का जरिया था। तो कश्मीर की पहली पहचान इस दौर में पावर नहीं बनी, वेल्थ नहीं बनी, इसकी पहली पहचान बनी ज्ञान यानी नॉलेज। ये जमीन राजाओं से पहले ऋषियों की जमीन बनी। ये बेस है, इसे याद रखिएगा। यहाँ 4th से 6th सेंचुरी मेनलैंड इंडिया में गुप्ता गोल्डन एज है। समुद्र, चंद्रगुप्त और कालिदास। लेकिन कश्मीर पॉलिटिकली फिर से आजाद है। उस पर गुप्तास का डायरेक्ट रूल नहीं है, मगर इन्फ्लुएंस को बॉर्डर्स की जरूरत नहीं होती। इन्फ्लुएंस पानी की तरह होता है, वो अपनी जगह बना ही लेता है। गुप्ता क्लासिसिज्म की एको कश्मीर की वादियों में भी सुनाई दे रही थी। आर्ट रीडिफाइंड होता है इस वक्त, संस्कृत परफेक्ट होती है, हिंदू फिलॉसफी और बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बीच का डायलॉग और भी डीप होता जाता है। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, यहाँ सिंथेसिस है। कश्मीर का जीनियस यही है, वो आइडियाज को अब्सॉर्ब करता है और इन्हें एक नया रूप देता है, एक कश्मीरी रूप। ये इंक्यूबेशन का दौर था। जमीन तैयार हो चुकी थी और ज्ञान का बीज बो दिया गया था। अब वक्त था उस बीज के फटने का, एक एक्सप्लोजन का। और आता है फिर एक नाम, ललितादित्य मुक्तपिता। ये इंसान कौन था? ज्ञान की जमीन से ताकत का वोल्केनो कैसे फट पड़ा? देखिए, ललितादित्य एक इंसान से ज्यादा एक आइडिया था। वो कश्मीरी एम्बिशन का आइडिया था। वो उस आइसोलेटेड वैली की एनर्जी थी जो पूरी दुनिया पर छा जाना चाहती थी। उनकी सेनाएं यानी आर्मीज सेंट्रल एशिया तक, कन्नौज तक, तिब्बत तक। कश्मीर जो अब तक आइडियाज को इंपोर्ट और रिफाइन कर रहा था, अब पावर को एक्सपोर्ट कर रहा था। ये हार्ड पावर का पीक था। लेकिन हमें इस कॉन्क्वेस्ट में इंटरेस्ट नहीं है, हमें कॉन्शियसनेस में है। तो ललितादित्य ने क्या किया? उसने अपनी पावर को एक्सप्रेस करने के लिए एक चीज बनाई, द मार्टंड सन टेम्पल। ये सिर्फ ईंट पत्थर की बिल्डिंग नहीं थी, ये फिलॉसफी थी। ये ललित आदित्य का सूरज था, यानी पॉलिटिकल सूरज, जिसका कंट्रोल वो पूरे जगत पर चाहते थे। इसका आर्किटेक्चर देखिए, ये प्योर इंडियन नहीं है, इसमें गंधारन यानी ग्रीको बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस है। कुछ कहते हैं रोमन इन्फ्लुएंस भी है। ये स्टेटमेंट था कि कश्मीर प्योर नहीं है, कश्मीर सिंथेसिस है, वो सब है, वो सेंटर है। लेकिन एम्बिशन की रोशनी जितनी तेज होती है, उसके नीचे का शैडो उतना ही गहरा होता है। ललितादित्य ने कश्मीर को पीक पर पहुंचाया, लेकिन पीक के बाद सिर्फ ढलान होती है, यानी द डिसेंट। पावर का नशा उतरता है, आती है उत्पला डायनेस्टी, जिसके फाउंडर थे अवंती वर्मन। ये ललितादित्य के अपोजिट थे। सिकंदर के बाद अशोका का आना जरूरी होता है। अवंती वर्मन ने कॉन्क्वेस्ट नहीं किया, उन्होंने क्रिएट किया। लेकिन उन्होंने मंदिर से पहले नहरें बनाई।
उसने इंजीनियरिंग से फ्लड्स को कंट्रोल किया। उन्होंने इकोनॉमी को जिंदा किया, क्योंकि फिलॉसफी भूखे पेट नहीं हो सकती। और जब पेट भरा, जब स्टेबिलिटी आई, तो कश्मीर ने ह्यूमन कॉन्शियसनेस को अपना सबसे गहरा, सबसे प्रोफाउंड गिफ्ट दिया। एक शख्स और, अभिनव गुप्ता। अगर कश्मीर की 1300 साल की रूहानियत की आवाज को कोई नाम दिया जाए तो वो अभिनव गुप्ता का नाम होगा। ये कौन थे? एक शिवाइट फिलोसोफर, एक एस्थेटिशियन, एक तांत्रिक गुरु? वो ये सब थे और कुछ भी नहीं। उन्होंने पूछा, ये मैं, आय कौन हूँ? ये दुनिया, वर्ल्ड क्या है? और उन्होंने कहा, ये दो नहीं है, ये एक है। इन्होंने दिया कश्मीरी शैविज्म यानी द त्रिका फिलोसफी। उन्होंने कहा, परम शिवा यानी द अल्टीमेट कॉन्शियसनेस जो अस्लीप नहीं है, वो वाइब्रेट, स्पंद कर रही है। ये यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन की एक एक्सप्रेशन है। आप, मैं, ये पत्थर, ये थॉट, सब उसी का फॉर्म है। द यूनिवर्स इज नथिंग बट द एक्सपेंशन ऑफ अ डिवाइन कॉन्शियसनेस। ये ज्ञान का सूरज जो मारतंड के पॉलिटिकल सूर्य से कहीं ज्यादा पावरफुल था। और उन्होंने एस्थेटिक्स को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ दिया। कला, म्यूजिक, ब्यूटी ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये रियलाइजेशन का रास्ता है। जब आप आर्ट में डूब जाते हैं तो आप खुद को भूल जाते हैं, और जब आप नहीं होते तब सिर्फ परम शिवा, डिवाइन होता है। ये पीक था कश्मीर की सॉफ्ट पावर का, कश्मीर की कॉन्शियसनेस का। लेकिन ज्ञान के बादल हमेशा नहीं रहते। जब फिलॉसफी पीक पर होती है तो सोसाइटी कॉम्प्लिसेंट हो जाती है। 11वीं सेंचुरी, द लोहरा डायनेस्टी। एक और नाम, क्वीन दिद्दा। जब ज्ञान की पकड़ कमजोर होती है तो ताकत की पकड़ मजबूत हो जाती है। दिद्दा कश्मीर शैविज्म की प्रोडक्ट नहीं थी, वो प्योर पॉलिटिक्स की प्रोडक्ट थी। रूथलेस, मैनिपुलेटिव और सर्वाइवर। उन्होंने 50 साल तक रूल किया, अपने एनिमीज को, अपने परिवार को खत्म करके। ये सर्वाइवल की पॉलिटिक्स थी, ये फिलॉसफी की पॉलिटिक्स नहीं थी। इसी दौर में महमूद गजनी ने कश्मीर पर अटैक करने की कोशिश की 2 बार। वो दोनों बार फेल हुआ। कश्मीर के पहाड़ उसे बचाते रहे, लेकिन कश्मीर अंदर से खोखला हो रहा था। फिलोसोफर्स की जगह पॉलिटिशियंस और वॉरलॉर्ड्स ने ले ली थी। ये ट्रांजिशन था ज्ञान से ग्रीड का। 12वीं और 13वीं शताब्दी ये रात नहीं है, ये ट्वाइलाइट है, एक लंबी शाम। जो कश्मीर शारदा पीठ था वो बैटलफील्ड बन चुका था, सिविल वॉर जो कांस्टेंट थी। राजा आते थे, जाते थे। असली पावर फ्यूडल लॉर्ड्स के पास थी। सोचिए, अभिनव गुप्ता की जमीन आपसी लड़ाई में जल रही थी। ये धीमा जहर था। अथॉरिटी कोलैप्स कर चुकी थी, इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी थी, और सबसे बड़ी बात, मॉरल कैरेक्टर कोलैप्स कर चुका था। कश्मीर एक पावर वैक्यूम बन चुका था, और नेचर को, हिस्ट्री को वैक्यूम पसंद नहीं है। 14वीं शताब्दी में 3 कैरेक्टर्स और 3 फोर्सेस थी। पहली थी रिंचन, एक टिबेटन प्रिंस, एक आउटसाइडर जो रेफ्यूजी बनकर आया और किंग बन गया। उसने स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, उसने हिंदू बनने की कोशिश की, लेकिन जो ओल्ड सिस्टम था वो इतना रिजिड और करप्ट हो चुका था कि उसने रिंचन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो रिंचन ने इस्लाम कबूल कर लिया, एक सूफी बुलबुल शाह के हाथों। ये पॉलिटिकल था या स्पिरिचुअल, ये एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है। दूसरी पावर थी कोटा रानी, कश्मीर की आखिरी हिंदू रूलर। वो सिंबल थी उस पुराने 1300 साल के क्लासिकल दौर की, इंटेलिजेंट, ब्रेव पॉलिटिशियन। वो इतिहास को पीछे खींचने की कोशिश कर रही थी, और वक्त पीछे नहीं जाता। तीसरा पावर था शाहमीर, एक पर्शियन एडवेंचरर, आउटसाइडर जो इनसाइडर बन चुका था। वो रिंचन के टाइम से सिस्टम में था, वो मौके का इंतजार कर रहा था। रिंचन की डेथ हुई, कोटा रानी ने पावर संभाली, लेकिन शाहमीर ने रिवोल्ट कर दिया। एक तरफ क्लासिकल कश्मीर की आखिरी शमा थी कोटा रानी, दूसरी तरफ नए वक्त की आवाज, द कॉल ऑफ न्यू टाइम्स, शाहमीर। हिस्ट्री कहती है शाहमीर जीत गया। उसने कोटा रानी को कब्ज किया। लेजेंड कहते हैं कोटा रानी ने सरेंडर करने की बजाय सुसाइड कर लिया। ये हार नहीं थी, एक स्टेटमेंट था कि अगर वो कश्मीर, द क्लासिकल कश्मीर नहीं बचेगा तो मैं, इट्स सिंबल भी नहीं। उसी पल शारदा पीठ का चैप्टर क्लोज हुआ और सल्तनत कश्मीर का चैप्टर ओपन हुआ। 1300 साल ललित आदित्य का एम्पायर राख हो गया।
दिद्दा की पॉलिटिक्स खत्म हो गई, कोटा रानी की ट्रेजेडी दफन हो गई, तो बचा क्या? मारतंड के रूइंस बचे हैं, उस एम्बिशन की याद मेमोरी दिलाने के लिए, और अभिनव गुप्ता की फिलॉसफी बची है। कश्मीर की रूह उस आर्किटेक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस में है। नया दौर शुरू हुआ, पर्शियन कल्चर आया, इस्लाम आया, एक नया सिंथेसिस बना, लेकिन कैनवस वही पुराना था। आज जब हम कश्मीर को कॉन्फ्लिक्ट के आईने में देखते हैं तो हम शाहमीर और कोटा रानी की लड़ाई को ही रिपीट कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें शांति से उस धुंध मिस्ट के पार सोचना है, देखना है, तो शायद हमें अभिनव गुप्ता की आवाज फिर से सुनाई दे, उस ज्ञान की रोशनी जो ताकत की आग से कहीं ज्यादा जरूरी है। जो शारदा पीठ था, क्या वो शारदा द गॉडेस ऑफ लर्निंग वहां से चली गई, या हम बस उसकी आवाज सुनना भूल गए हैं? सोचिएगा जरूर। दिस इज शेक्सपियर साइनिंग आउट।